नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं यह एक सीरीज जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। लगातार हम लोगों की क्लासेस पर डे हो रही हैं। तो जो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारी कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि मगध महाजनपद है उनकी क्या विशेषता रही है और उसमें क्या महत्वपूर्ण बात थी जिस कारण वो इतना विकसित हुई। उसके बाद हमने देखा उसमें उस पर शासन करने वाले शासकों के बारे में, जो वंश थे उनके बारे में देखे। तो हमने कल जो पहला वंश देखा था वो हर्यक वंश था और हम हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे वहां तक पहुंचे थे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमें जो हर्यक वंश का हर्ष वंश का जो अंतिम शासक था उसके बारे में हमने देखा था, जिसका नाम मैंने बताया था आप सभी को कि उद्दाइन। जैसा कि जानते हैं उदयभद्र या उद्दाइन, दो नाम आपको मिलते हैं देखने को। उद्दाइन या उदयभद्र। उद्दाइन या उदयभद्र। तो हमने इसके बारे में सब कुछ जो बातें थी वो हमने देखा था कि इन्होंने एक कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी। जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि जिसका जो नाम था वो पाटलिपुत्र था, स्थापना की थी, उसका नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था। तो हमने देखा कि जो उदयभद्र थे इन्होंने अपने जो शासन काल में एक कुसुमपुर नामक राज्य का निर्माण किया था, स्थापना की थी, एक नगर बसाया था जिसका नाम था कुसुमपुर और उसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। और पुराणों में जो उल्लेख मिलता है वो हमें पाटलिपुत्र के नाम से ही देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जो ये हर्यक वंश के ये अंतिम संस्थापक थे, इनके बाद ऐसा पुराणों में उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पुराणों में उल्लेख देखने को हमें मिलता है कि इनके बाद इनके जो 3 पुत्र थे उन्होंने बारी बारी से इस वंश पे शासन किया, यानी इस राज्य पे शासन किया, जिनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध और जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उनका नाम है नागदशक। नागदशक। तो आप जानेंगे कि जो नागदशक है इनको एक अमात्य ने इनकी हत्या कर दी और इस वंश का समूल नष्ट कर दिया और उसके बाद खुद एक नए वंश की स्थापना की। जो अमात्य था उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग नामक अमात्य ने नागदशक की हत्या कर उसके बाद इस वंश पे वो बैठा और उसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम हमें शिशुनाग वंश के नाम से देखने को मिलता है। शिशुनाग वंश के नाम रूप में हमें देखने को मिलता है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हमारा अगला नेक्स्ट जो वंश है वो शिशुनाग वंश है और हम इसके बारे में अब जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि जो शिशुनाग वंश है इसके जो संस्थापक शिशुनाग थे यह पहले बनारस में एक गवर्नर के पद पे नियुक्त थे। मैं आपको बता दूं गवर्नर का जो पद है वो आपको थोड़ा सा सुनने में नया लगेगा, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि जो अमात्य थे, यानी ये अमात्य थे, यह बनारस में
पद पर नियुक्त थे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो अमात्य थे या गवर्नर के पद पे नियुक्त थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें 412 ईसा पूर्व से लेकर, जो इस वंश का टाइम पीरियड है मैं वो बता रहा हूँ कि 412 ईसा पूर्व से लेकर 300 कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है 344 मिल जाता है, कहीं कहीं हम देखते हैं 344 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो इनका टाइम पीरियड है वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब देखेंगे कि जो शेषनाग थे, इन्होंने इनका जो सबसे जो महत्वपूर्ण इनकी बातें हैं वो उनमें से एक है, इन्होंने अवंती राज्य को अपने मगध राज्य में मिलाया था। आपको बता दें कि अवंती राज्य, जो कि मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार के काल में उस पर चंड प्रद्योत शासक कर रहे थे, शासन वहाँ के जो शासक थे वो चंड प्रद्योत थे, तो उन्हीं के राज्य को इन्होंने अपने राज्य में मिलाने का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था वो इन्होंने किया है, यानी अवंती पर विजय। अवंती पर विजय प्राप्त किया और उसे अपने राज्य में हस्तांतरित कर लिया या मिला लिया। अब आगे हम देखेंगे कि इन्होंने जब अवंती पे अवंती को अपने राज्य में मिलाया, तो जो इनका राज्य था वो मालवा से लेकर बंगाल तक के जो है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कलिंग जो माफ कीजिएगा, इनका जो राज्य था वो काफी ज्यादा फैल गया था। और देखेंगे कि आप जब आप देखें हर्यक वंश में आप देखते हैं तो पहले काशी ग्राम जो था उसको जीता उन्होंने, उसके बाद कौशल को जीता, उसके बाद बज्जी को जीता, उसके बाद आप देखेंगे कि विदय को जीता, मद्र को जीता। ऐसे तमाम जो राज्य थे अपने आसपास के राज्य, तो उनको जीत करके एक बड़े से साम्राज्य का जो निर्माण होता है वो मगध साम्राज्य का होता है। धीरे धीरे इस साम्राज्य के निर्माण में सभी वंशों ने अपना योगदान दिया है। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जो योग्य शासक थे यहाँ के, वो उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, तो वो उनमें से कोई एक थे। और देखेंगे कि इन्होंने ही इनका जो एक और मतलब कार्य जो हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने ही वैशाली नामक नगर पर जो मगध की राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में इन्होंने हस्तांतरित किया था। वैशाली नगर को राजधानी बनाया। वैशाली नगर को राजधानी बनाया। अब जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो इनके बारे में थे वो हमने सारे देखे। ये एक नागवंश के संस्थापक थे। आपको जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, शिशुनाग थे, इन्होंने नागवंश की स्थापना की थी। और जो इनका खुद का टाइम पीरियड है वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 345 तक कहीं पे हमको देखने को मिलता है। ये इनके पूरे वंश का है। हालांकि कहीं कहीं पे इनके जो टाइम पीरियड है वो देखने को हमें नहीं मिलते, और जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज था वो मैंने आप सभी को बता दिया। अब अगला जो इनका मतलब इस वंश का जो अगला शासक था उसके बारे में हम बात करें तो इनका ही पुत्र था जिसका नाम था, जो अगला शासक था उसका नाम था काकवर्ण। काकवर्ण या काला अशोक, आप ध्यान दीजिएगा कि काला अशोक नाम है इनका। काला अशोक। आप देखेंगे कि जो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक कह लीजिए या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक थे वो उनमें से एक काला अशोक नामक मतलब जो शासक थे वो यही थे। उसके बाद देखेंगे
कि इनका जो कार्य है, इनका जो सबसे पहला कार्य आपको देखना चाहिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने ही, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ हुई थी वो टोटल चार हुई थी। तो जो पहली संगीति थी वो हमने अजातशत्रु के शासनकाल में देखा था, जो कि 483 ईसा पूर्व में पहला हमने देखा था। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हमने देखा था। और जो दूसरी संगीति होती है, आप ध्यान दीजिएगा, उसे काला अशोक ने करवाया था। काला अशोक ने करवाया था वो मात्र इसके 100 वर्ष से ठीक बाद, यानी आप समझ लीजिए कि 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात करते हैं कि जगह कौन सी थी। तो आपको मैंने बताया था कि पहले मैं यहाँ पे शासक के नाम लिख देता हूँ। तो जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु थे, वो यहाँ के पहले शासक। पहली बौद्ध संगीति जो उन्होंने करवाया था वो अजातशत्रु ने करवाया था। और जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वो काला अशोक ने करवाया था, जो कि मैंने आपको बताया कि शिशुनाग वंश के जो शासक थे, यानी संस्थापक तो हम इनको मानते हैं, जो शासक थे वो काला अशोक ने करवाया था। अशोक ने करवाया था। अब बात कर लेते हैं जगह की। तो जगह जो थी, जो पहला था वो माफ कीजिएगा, राजगृह थी। जो पहला जगह था वो राजगृह था, और जो दूसरा हमारा हुआ था वो वैशाली में थी, यानी जो जिसको शिशुनाग ने अपना शिशुनाग ने जिसको अपना वो बनाया था, वो वैशाली थी, राजधानी बनाया था, वो वैशाली थी। तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बाकी की जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको जो बौद्ध संगीतियाँ है वो मैं आपको बताता चलूंगा, ताकि आपका रिवीजन है वो भी होता रहे। इसलिए मैं इसको बार बार लिखूंगा और आपको बार बार समझाता रहूंगा, तो आपको क्या रहेगा कि ये एक बार रिवाइज होता रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं जो काला अशोक है, इन्होंने बौद्ध संगीति करवाई थी। दूसरी बौद्ध संगीति मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। संगीति करवाई वो था वैशाली में। अब बात करते हैं इनकी जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट जो इन्होंने कार्य किया है अपने शासनकाल में, वो यह है कि इन्होंने इस वैशाली जो राजधानी इनके पिताश्री ने बनाया था, यानी इनके जो पिताश्री ने मगध की राजधानी वैशाली हस्तांतरित किया था, उसे इन्होंने फिर से वापस अपने पाटलिपुत्र में लाया। यानी इन्होंने वापस पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी जो है वो बनाया। ये रहे इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो मैंने आप सभी को बताए। और इसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो नंदी वर्मन के नाम से आपको देखने को मिलेगा, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की है। आपको देखने को मिलेगा कि जो इस वंश के अंतिम शासक थे, यानी मैं बता दूं, नंदी वर्मन यह इस वंश के अंतिम शासक थे, जिसकी हत्या आपको बता दूं कि जिसकी हत्या नंद वंश के शासक जो थे महापद्म नंद ने चाकू मारकर, या इनकी जो हत्या थी किसी भी षड्यंत्र से इनकी हत्या कर दी थी। तो ये हमने देखा, आज जो हमने देखा, मैंने आपको हर्यक वंश के कुछ जो तथ्य कल छूट गए थे वो मैंने आपको आज बताए। उसके बाद हमने देखा कि जो शिशुनाग वंश था उसके जो संस्थापक थे वो कैसे थे, उन्होंने क्या कार्य किए थे।
और उसके बाद जो शिशुनाग के बाद जो शिशुनाग थे उन्होंने किस हिसाब से अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया, उसके बाद फिर उनके नगर की जो राजधानी थी उसको उसका विस्तार किया, एक अवंती राज्य पर आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिलाया। उसके बाद हमने देखा कि जो इसका अगले मतलब इस वंश के जो अगले शासक थे उनका नाम काकवण यानी काला अशोक था। तो उन्होंने अपने अपने शासन काल में क्या क्या किया, पहला शासन काल में जो उन्होंने किया है वो बौद्ध संगीति करवाई है। उसके बाद जो पाटलिपुत्र को फिर से अपनी राजधानी बनाई, जो कि इनके पिताजी ने वैशाली को हस्तांतरित कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वंश के जो अंतिम शासक थे वह नंदीवर्धन के नाम से आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी हत्या एक ऐसा कहा जाता है कि एक जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी यानी महापद्मनंद को हम देखते हैं, तो नंदीवर्धन की हत्या नंद वंश के संस्थापक ने कर दी। उसके बाद एक नए राजवंश का जो निर्माण होता है वो होता है नंद वंश। तो मैं आपको नंद वंश के बारे में जो सारी बातें हैं वो बताऊंगा। उसके बाद जो उनका महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इनके बारे में सारी जो डिटेल होगी और वो जानकारी आपको दूंगा। आप अगर चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं और चाहें तो इसको एक जगह अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हमने देखा। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे। आगे जो हमें देखने को मिलता है वो हमें नंद वंश देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि नंद वंश मैं आपको नंद वंश के कुछ बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो बता दूं कि जो नंद वंश था जब भारत ये मगध साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, यानी जो आप देखेंगे कि जो महापद्मनंद है वो सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नंद वंश के संस्थापक है महापद्मनंद, उन्होंने किस प्रकार से नंद नंद वंश का जो विस्तार किया है, यानी कि जो आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य का जो विस्तार किया है वो किस प्रकार से किया है वो भी हम सारा देखेंगे। वह भी सब कुछ हम देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी जो टाइम पीरियड है वो आपको बता दूं कि 344 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक सॉरी पूर्व तक इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। महज 20 साल ही इस वंश ने मगध पे शासन किया है, उसको हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसके संस्थापक जो थे उनका नाम क्या था। उनका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद जिन्होंने इस नंद वंश की स्थापना की थी। उसके बाद इस वंश को इस मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया। आपको इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मगध वंश इस मगध राज्य में जो नंद वंश है, महापद्मनंद नंद जैसा शक्तिशाली शासक कोई नहीं था अब तक के। मतलब अब तक के आपने बिंबिसार को देखा, अजातशत्रु को देखा, उदयन को देखा, शिशुनाग को देखा, उस प्रकार से अगर उस सेंटेंस में देखे तो महापद्मनंद जो थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक थे। शक्तिशाली शासक वो यही थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में ऐसा पुराणों में हमें उल्लेख देखने को मिलता है कि जो इनका नाम है पद्म। इनके मतलब पुराणों में कई प्रकार की जो बातें हैं हमें देखने को मिलती हैं। पहला बात जो है इनके बारे में वो ये है कि इनके पास एक पद्म की सेना होने के कारण इन्हें महापद्मनंद कहा जाता था। यानी इनके पास एक पद्म,
कारण होने के कारण इनको महापद्मनंद कहा जाता था। उसके बाद एक पुराण में हमें और उल्लेख देखने को मिलता है कि इनके पास जो दूसरा है इनके पास एक पदम सोने की मुद्राएं थी, जिस कारण इन्हें महापद्मनंद कहा जाता है। एक पद्म सोने की संपत्ति मुद्रा है, जिस कारण इन्हें महापद्मनंद कहा जाता है। इनके बारे में एक बात और मिलता है, इनको शूद्रों से इनको कहा जाता है कि जो इनकी उत्पत्ति यानी जो ये पैदा जो हुए थे वो शुद्ध राजघराने में पैदा हुए थे। यानी इनकी जो माता थी वो गणिका थी और पिता नाई था। जो महापद्मनंद थे उनकी माता जो थी गणिका थी और जो पिता थे वे नाई थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो एक उल्लेख मिलता है, शूद्रो उत्पत्ति पुत्र था, इसलिए इनको शूद्रो उत्पत्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जो माता थी वो गणिका थी और जो इनके पिता थे वह एक नाई थे। इसके बाद हमें एक पुराण में उल्लेख मिलता है कि ऐसा इन्हें एक क्षत्रप भी कहा जाता था, यानी एक छत्रराज, एक छत्रप राज, यानी एक छत्र राज करने वाला शासक इनको कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासन काल में एक छत्र राज किया था। इन्होंने जितना साम्राज्य अपने साम्राज्य को जितना विस्तार किया था उतना किसी और ने इस काल में नहीं किया था। इनके शासक काल तक आते आते नहीं किया गया था, इसलिए इन्हें महाक्षत्रप और इनको कहा जाता है, इनको दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। इस बात को आप नोट करिएगा कि इन्हें दूसरा परशुराम कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने क्षत्रिय थे उनका नाश किया था, क्षत्रियों का नाश किया था। इस कारण क्षत्रियों का इन्होंने समूल नाश किया था, इसलिए इन्हें दूसरा परशुराम कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो दूसरा पॉइंट इसमें है कि क्षत्रियों के नाश करने के कारण इन्हें दूसरा परशुराम कहा जाता है। इन्होंने अपने शासन काल में क्षत्रियों का समूल रूप से नाश कर दिया था। और जो इनके बारे में एक और हमको तथ्य देखने को मिलती है, जो इनका अगला कार्य है वो हमें देखने को मिलता है। वो मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि ब्लैक बोर्ड बार बार साफ करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको लेक्चर के माध्यम से जो समझाना है वो आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनके पास जो सेना थी वो यानी चार रूप से देखने को हमको मिलते हैं। यानी चार, एक मिलेगी आपको पैदल सेना, दूसरा आपको देखने को मिले चौरंगड़ी सेना, सॉरी माफ कीजिएगा, जो इनकी सेना को कहा जाता था वो चौरंगड़ी सेना कहा जाता था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनकी सेना को चौरंगिणी सेना कहा जाता था। आप देखेंगे कि जो इनकी सेना थी उसमें चार जो सेना थी वो शामिल थी, और हमें चारों के नाम मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। जो पहली सेना थी वो पैदल सेना थी, और जो दूसरी सेना थी वो हाथी की सेना थी, हाथी सेना थी। जो तीसरी थी वो रथ थी, सेना, और जो चौथी इनकी सेना थी वह घोड़े पर विराजमान था।
अश्वसेना, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अश्वसेना। यानी घोड़े को संस्कृत में अश्व कहा जाता है। तो जो अश्व सेना थी वो थी, यानी चौरंगड़ी सेना जो थी इनकी, उसमें ये सारे जो चीज थे वो तैनात थे। आपको इसमें धनुर्धर और जो भाला चलाने वाले, तलवार चलाने वाले, उच्चतम जो इनके शासनकाल में जो सैनिक थे वो हमें सैनिक देखने को मिलती है। जिस कारण से अभी मैं आगे जब आपको मौर्य वंश के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मौर्य वंश के संस्थापक है उन्होंने इस सेना का किस प्रकार से अपने फायदे में इस्तेमाल किया था। तो मैंने आप सभी को बताया कि जो इनके पैदल सेना थी वो इस प्रकार से, पैदल सेना में एक इन चारों सेना को मिला करके, ऐसा पुराणों में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके पास एक पदम सेना होने के कारण इन्हें महापद्मनंद कहा जाता था। इसके बाद एक और भी तथ्य हमें देखने को मिलता है कि जो मैंने आपको बताया नहीं कि जो नंद थे उन्होंने शिशुनाग वंश के शासक नंदवर्मन को उनका हत्या करके उसके बाद इस सिंहासन पे बैठे थे। उसके बाद ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद मैंने सारी जो उनकी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। जो उनके अब यहाँ का जो व्यवहारिक जीवन था वो मैं आपको बताने के लिए आगे चलूंगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो इस वंश का अगला शासक था, यानी अगला जो शासक कह लीजिए या राजा कह लीजिए जो था, वो हमको धनानंद नाम से मिलता है। धनानंद के नाम से हमें देखने को मिलता है, जिसने लगभग, जहां तक आप देखेंगे कि इसने 328 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक शासन किया है। यानी इसका शासनकाल जो रहा है वो 4 ही वर्ष तो तक रहा है, लेकिन इसने 4 वर्ष में पूरा एकदम उत्पाद मचा के रख दिया था। आप मानेंगे नहीं, अब तक का जो मगध साम्राज्य में हमने देखा था सबसे ज्यादा उत्पाती और सबसे ज्यादा अनैतिक अपने व्याकरण वाला, जो कह लीजिए कि जो अपने नैतिकता को एकदम से बर्बाद करके रख दिया, वो था धनानंद। तो मैं धनानंद के बारे में बताऊंगा। अगर आप देखेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु है चाणक्य, वो आते हैं इनसे मदद मांगने के लिए जब आते हैं वो, तो ये उनकी चोटी पकड़ के, यानी जो उनका कह सकते हैं कि जो उनके सिर में जो बाल थे, जो चोटी थी, उसको पकड़ करके अपने राज्य से बाहर फिरवा देते हैं। उसके बाद उन्होंने कसम खाया कि जब तक मैं इस वंश का समूल नाश न कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी को बांधूंगा नहीं। तो वो चीज भी आपको देखने को मिलेगी। वो सिर्फ एक डोनेशन के लिए आए थे कि उनको डोनेशन दे दे, और वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई, मतलब एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे चाणक्य जी। तो वो इनसे सिर्फ डोनेशन के लिए आते हैं कि जो कुछ वहाँ पे मरम्मत करवाना है उसके लिए आते हैं कि आप उसको मरम्मत तो करवा दीजिए। तो ये उनकी चोटी को पकड़ के, यानी पढ़ाई से तो इनका कोई नाता था नहीं, इसलिए वो उनकी चोटी पकड़ के अपने महल से बाहर फिकवा देते हैं। उसके बाद जो उन्होंने संकल्प लिया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं वो। उसके बाद इनका पूरा, मतलब कह दीजिए कि इस वंश का पूरा एकदम नाश करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इन्हीं के कारण, कि एक चौपटी राजा के कारण पूरे मगध में एक जो आपको मिलते हैं निंदनीय जो थे वो यही थे। तो मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। इन्होंने अपने पिता की हालांकि हत्या किया है, ऐसा कोई हमको उचित साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। ऐसा हमें एक उदाहरण मिलता है कि जो महापद्मनंद थे, इनके 8 पुत्र थे। इनके 8 पुत्र थे और ये धनानंद सबसे छोटा था। 8 पुत्र थे, उसमें धनानंद सबसे छोटे थे। यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में मिस्टेक हो गई है, उसको आप संभाल लीजिएगा। सबसे छोटे थे, सबसे छोटे थे। और इनका जो नाम धनानंद पड़ा है, उसके ऊपर भी एक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अधिक धन संचय करने के कारण, यानी अधिक धन जो है वो संचय करने यानी एकत्रित करने के कारण इनका जो नाम पड़ा है वो धनानंद पड़ा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अधिक से अधिक धन एकत्र करने का उसे हवस था। यानी मैं आपको बताऊं, अधिक धन एकत्र
कारण इनको नंद कहा जाता है। यहाँ पे दिख रहा, सॉरी, धनानंद कहा जाता है, कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो धनानंद थे, उनका अधिक धन संचय करने के कारण उन्हें धनानंद कहा जाता है। और एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ में हमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बौद्ध ग्रंथ एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें हमें ये उल्लेख देखने को मिलता है कि इन्होंने गंगा नदी के किनारे एक विशाल पहाड़ के नीचे, करीब एक पद्म जो मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा थी, उसको इन्होंने गड्ढा खुदवा कर उसमें दबा दिया था। अब सोचिए, ऐसे मूर्ख राजा हैं कि पैसा को ले जाके अपने राज्य में खर्चा करना चाहिए तो वो ले जाके गड्ढे में दबा रहे हैं। अब देखिए, मिलता है कि नदी के किनारे एक पहाड़ पे, एक पत्थर पे बड़ा सा गड्ढा खुदवा कर इन्होंने एक 90 कोटि ऐसा करके मिला है कि 90 कोटि, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 90 कोटि का मतलब करोड़ होता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि 90 करोड़ स्वर्ण मुद्रा जो थी वो इन्होंने एक गड्ढे के नीचे दबवा दिया था, खुदवा कर दबवा दिया था। को पहाड़ के नीचे दबा दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमें इनकी मूर्खता का जो प्रमाण है वो हमें पहले से ही, इनके बचपन से ही देखने को मिलता है कि इन्हें अधिक धन संचय करने की आवश्यकता होती थी और अधिक से अधिक ये धन जो होता था वो संचय करते थे। और इनकी इसी मूर्खता के कारण हम देखेंगे कि जो इस वंश का जो नाश होता है वो इन्हीं के मूर्खता के कारण होता है। अगर इन्होंने, सोच लीजिए कि अगर 90 करोड़ मुद्रा को एक गड्ढे के नीचे दबा रखा था, तो अगर जो चाणक्य थे, गुरु चाणक्य थे, जिन्होंने इनसे डोनेशन मांगा था, अगर उनको उसमें से 1000 भी मुद्रा दे देते तो आज शायद इनका जो राज्य था वो शायद हम कुछ दूसरा इतिहास पढ़ रहे होते। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो ये धनानंद थे, ये एक नंबर के मूर्ख इंसान थे। यानी मैं, अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि ये मूर्ख थे कि इन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्रा के कारण अपने समूल वंश का नाश करवा दिया। तो मैंने, जैसा कि मैंने आप सभी को इनके जो पहले की बातें थी वो मैंने आपको बताई, और जो अब इनके आगे की, अभी तो ये राजा बने नहीं थे तब का ये मैंने बात आपको बताया। अभी जब ये शासक बन जाते हैं तब की बात मैं बताता हूँ कि इन्होंने अधिक से अधिक कर लगाया। अब जनता के ऊपर अधिक से अधिक कर लगाया, मतलब समझ लीजिए कि चमड़े के ऊपर इन्होंने मतलब जो कोई, मतलब समझ लीजिए कि जो पशु मर जाते थे तो जो चर्मकार होते थे चप्पल बनाने के लिए और ढाल बनाने के लिए जो चमड़े का प्रयोग करते थे, तो वो चमड़े को लाने के लिए भी वो उस चमड़े पर कर लगाते थे कि आपने एक पशु, हमारे राज्य के पशु से चमड़ा लिया है तो आप उसका जो है वो टैक्स हमको दीजिए। तो ये उनसे भी टैक्स लेते हैं। आप देख लीजिए कि जो ये शासक हैं वो किस प्रकार के हैं, दुष्ट है। और जो पेड़ों में रस निकलता है, आप देखेंगे कि जैसे आप ठंडियों के दिन में देखेंगे तो एक नीम का पेड़ है, उसमें से आप देखेंगे कि एक गुद्दा टाइप का निकलता है, तो यानी उसे पेड़ का रस कहा जाता है। तो पेड़ का रस जो निकलता था, यानी जो दवा के लिए या औषधि के लिए, तब के जमाने में औषधि के लिए प्राचीन काल में वो इस्तेमाल किया जाता था, आज भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उस रस पे भी टैक्स लगाते थे। यानी ये तो मैंने एक उदाहरण के लिए नीम का पेड़ आपको समझाया, ऐसे तमाम सारे जो वृक्ष हुआ करते थे जिसमें से रस निकलती थी, जिससे दवाइयाँ बनती थी, औषधि बनती थी, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगाया कि हमारे राज्य में ये पौधा उत्पन्न हुआ है इसलिए आप इस पे टैक्स दीजिए। यानी कि समझ लीजिए कि जो पैसा वसूलने का इनका तरीका है वो इस प्रकार है कि इनके राज्य में अगर एक समझ लीजिए एक फूल भी उगता था तो ये उस पर भी टैक्स लगा देते थे। यानी समझ लीजिए कि अभी तक के आप भारत में जो शासक आपने देखे होंगे उनमें से सबसे अनैतिक, जो अनैतिक अपनी अनैतिकता जो है वो साफ साफ इनकी देखने को हमें मिल रही है कि अधिक कर, जनता के ऊपर जितना ज्यादा अधिक कर हो सकता था इन्होंने उतना ज्यादा उस पर कर लगाने का प्रयास किया। यानी
अपनी जनता पर अधिक कर। अधिक कर लगाया। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेड़ों के छाल पर, पेड़ों के रस पर, पेड़ों के लकड़ी पर, पेड़ों के कटाई पर, इनके यहाँ पे जो मतलब समझ लीजिए कि अगर जो घास चरती थी, जो गैया मतलब गाय पशु जो होते थे, वो इनके क्षेत्र में जो गौशाला था और वो गाय को चराने के लिए लिए ले जाते थे, वो उनसे भी कर वसूल करते थे। यानी दूध दही मक्खन वो तो लेते ही थे, साथ ही उनको वहाँ पे चराने के लिए अगर वो गाय ले जा रहे हैं, उनके यहाँ पे जो घास उगी है उसके लिए भी ये जो कर है वो उनसे ये लेते थे। समझ लीजिए कि इस तरीके का जो शोषण था वो हमें देखने को मिलता है इनके शासनकाल में, कि इन्होंने जितना हो सका उतना इन्होंने दबा करके शोषण किया है। आपको देखने को मिले कि इसी के कारण जनता ने इस समझ लीजिए कि इस अधर्मी से अपना पीछा छुड़वाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देते हैं, और उनको जो सफलता मिलती है वो ज्यादातर हमें देखने को मिलती है कि जनता द्वारा ही सफलता देखने को मिलती है। इतने बड़े चेंज के कारण आप देखेंगे तब भी जनता ने विद्रोह नहीं किया है। उसके बाद इनके, हाँ, हालांकि जो इनके अमात्य हुआ करते थे, जो इनके कह सकते हैं चापलूस हुआ करते थे, उन्होंने जब मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो उसमें उन्होंने अपना भूमिका निभाया था। उन्होंने विद्रोहकारियों के साथ विद्रोह में साथ दिया था। हालांकि उसे बड़ी कुशलता से चाणक्य, जो चाणक्य थे, चाणक्य जी थे, उन्होंने अपनी बुद्धि के कुछ कूटनीति के सहारा लेते हुए उन्होंने उन सभी का दमन था वो कर दिया था, यानी उनको निपटा दिया था। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि निपटा दिया था। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अधिक जनता पे कर इन्होंने लगवाया। उसके बाद इन्होंने पेड़ छाल और जो चीजें थी उस पर भी इन्होंने कर लगवाया। और हाँ, एक बात आपको इम्पोर्टेंट बात, ये तो मैंने इनकी जो अनैतिकता वाली बात थी वो सारी आपको बताई। एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको मिलेगा कि सिकंदर का समकालीन भारत में उस समय कौन था, जब युद्ध हुआ था तो मगध की गद्दी पे कौन बैठा था। तो आपको बता दें कि यही एक मूर्ख शासक था जो उस समय की गद्दी पे बैठा था, जिन्होंने अगर अगर चाहा होता, इनके पास आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सेना थी, अगर इन्होंने चाहा होता तो सिकंदर को नदी के उस पार से ही, जो सिकंदर आता है जहाँ से पोरस ने युद्ध किया है, वो चाहते तो उनकी सहायता करके और उनको वहीं पे परास्त कर सकते थे, क्योंकि उस समय भारत में इतनी बड़ी सेना किसी के पास नहीं थी जितनी बड़ी इनके पास थी। तो आप देख लीजिए कि मूर्खता में अगर किसी ने पीएचडी किया था उस समय में तो यही थे। इन्हें क्या, इन्हें अपने राज्य से मतलब था, इन्हें राज्य से भी मतलब नहीं था, इन्हें अपने आप से मतलब, ये अपने ऐशो आराम में मस्त थे। कहीं अंगूर बैठ के खा रहे होंगे, कहीं गुलाब का फूल सूंघ रहे होंगे, उस प्रकार से थे ये। तो हमें देखने को मिलता है कि सिकंदर का समकालीन सिकंदर का समकालीन शासक मगध पर यही थे। यही थे। आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जो धनानंद है, इनके बारे में आप अगर समझना चाहें तो आपके इलाके का एक उत्पाती, जो सबसे उत्पाती व्यक्ति हो, उसको आप इनसे अगर जोड़ के समझेंगे तो ये कुछ उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे कि समझ लीजिए कि इनके देश पे आक्रमण हो रहा है, फिर भी ये अपने यहाँ पे बैठ के अंगूर खा रहे हैं और जनता से कर वसूल रहे हैं, और उसको भी उसी प्रकार, जिस प्रकार से यहाँ पे 90 कोटि स्वर्ण मुद्रा को दबाया है, उसी प्रकार से गड्ढे खुदवा खुदवा करके उसको दबा रहे हैं। इनको और कुछ काम नहीं है। मतलब इन्होंने, आप देखेंगे तो जनता के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इनका कार्य सिर्फ इतना था कि जनता से पैसों को लूटे और उसे एक गड्ढा खुदवा के दबा दें। इसका इन्हें क्या लाभ मिलता था मुझे पता नहीं, पर इनको जो, मतलब इनको कुछ आदमी को होता है ना, जिससे उसको चैन निबर जाता है, तो वही इनके पास आया था कि इनको बस पैसे को लूटना था। अरे आप राजा थे, पैसे निकालते ही मत, सारे स्वर्ण मुद्राओं के जो भंडार थे वो अपने अंदर रख लेते, किसी को पैसे की जरूरत नहीं होती, सीधे के सीधे आप ले लेते, सारे पैसे को अपने अंदर बंद करवा लेते, जितना करना था कर लेते। अरे आप ही राजा थे, आप ही, अब जो मालिक है वही चोर है, तो क्या आप करेंगे। उस प्रकार से ये वही थे कि इन्होंने जनता से पैसा को लूटा, जितना हो सकता था पैसा लूटा, जितना हो सकता था उनके ऊपर कर लगाया, उनको कर के नीचे दबाया। मतलब कितने लोग तो ऐसे थे जिनका इनके शासनकाल में उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो हमने सारी बातें थी वो मैंने आपको इस शासनकाल के बारे में जो बताई, और जो आगे की तथ्य हैं वो हम देखेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जो सिकंदर
ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय मगध की गद्दी पे जो बैठे थे वो यही थे, धनानंद थे। आपको इस बात को नोट रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाता है। आपको इतना तो पढ़ने में मजा आया होगा कि जो धनानंद थे ये एक नंबर के मूर्ख इंसान थे। इनके बारे में मैंने आपको सारी जो बातें थी वो बताई, और जो इम्पोर्टेंट बात है इस बात को आप नोट करिए। आप पढ़ाई को चाहे जितने आप मस्ती के साथ पढ़ें, लेकिन जो मेजर पॉइंट है उसको आप नोट करते हुए चलेंगे, तभी आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। क्योंकि आपको इस बात को नोट रखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस समय भारत पे आक्रमण सिकंदर ने जिस समय भारत पे आक्रमण किया था उस समय जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी वो किसके हाथों में थी। यानी ये नहीं पूछा गया था कि मगध पे कौन था, लेकिन ये उनसे पूछा गया था उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उस पर जो सबसे चरमोत्कर्ष पे पहुंचा हुआ शासक था वो कौन सा था। तो ये बात को आपको नोट रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि इनको, यानी कि जो धनानंद है इनको हटा करके, मैंने आपको बताया कि चाणक्य जो थे वो डोनेशन लेने के लिए इनके पास आए थे और इन्होंने उनकी चुटिया को उखड़वा के उन्हें बाहर फेंकवा दिया था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जाते हैं, चाणक्य जी जाते हैं कसम खा करके कि हम तब तक अपनी चोटी को नहीं बांधेंगे जब तक मैं इस वंश का समूल नष्ट ना कर दूं। आपको ये मतलब जो चाणक्य की नीति है, आप देखेंगे कि चाणक्य जी की जो लिखी हुई किताब अर्थशास्त्र है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो चाणक्य का नाम था, मैं आपको पहले चाणक्य की थोड़ी सी परिभाषा दे दूंगा, थोड़ा सा परिचय में दे देता हूँ। जो चाणक्य थे, इनके पिता जो थे उनका जो चाण नामक, मतलब कह सकते हैं कि जैसे एक उपाधि होती है, वो चाण नामक, सॉरी उनके पिता का नाम विष्णुगुप्त था इनका नाम, और उनके जो पिता का नाम था वो कोई नाम याद नहीं आ रहा, जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा उनके बारे में। तो मैं इनके बारे में बताता हूँ कि इनके पिता का जो गोत्र था चाण गोत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य कहा गया। तो मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि चाण गोत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य कहा गया। अगला जो हमारा पॉइंट है वो मगध वंश पे हम जो अब जो वंश पढ़ेंगे वो मौर्य वंश होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि मौर्य वंश, नंद वंश के पतन के बाद हमें मौर्य वंश का झलक देखने को मिलता है। तो मैं एक रूपरेखा जो है वो आपका जो हो उसको मैं तैयार कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि चाण गोत्र होने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा, और ये नालंदा सॉरी तक्षशिला के अध्यापक थे। इनका असली जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। जो इनका असली नाम था वो विष्णुगुप्त था, और इन्हें कौटिल्य कहा जाता था। इनकी जो कूटनीति इनकी जो है वो, इसके लिए इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है कि इनकी जो कूटनीति है, कौटिल्य इन्हें कहा जाता है कूटनीति के कारण। और जो इनकी पुस्तक है, जो आप देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि अगर अर्थशास्त्र आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें आपको सबसे पहले अगर किसी का नाम दिया जाता है भारतीय अर्थशास्त्र, अगर भारतीय अर्थशास्त्र एक जो राजनीतिक राजतंत्र पे आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसके जो रचयिता यानी निर्माता हैं जिन्हें उस पुस्तक को लिखा है वो यही थे। यानी समझ लीजिए अर्थशास्त्र के लेखक। लेखक जो थे वो यही थे। मैं अगर अर्थशास्त्र का जो एक है वो आपको अलग से वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा, चाणक्य जी के बारे में जो बातें हैं सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, जो उनकी कूटनीति है वो सारी बातें मैं आपको उसमें बताऊंगा। उसके बाद मैं इनकी जो किताब है उसके बारे में आपको सारी की सारी बात बताऊंगा। और जो अब जो हमारा अगला है
उस पे हम थोड़ी सी एक झलक देख लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको साफ करके उसके आगे बढ़ सकूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसके आगे का जो है वो आपको समझाता हूँ। इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा अगला वंश है वो हमें देखने को मिलता है, सॉरी इसको मैंने साफ नहीं किया क्या। जो हमारा अगला वंश है वो मौर्य वंश है। मौर्य वंश है, इसके बारे में आप सभी को बता दूं कि जो इसके संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके जन्म के बारे में और इनके मृत्यु के बारे में आपको एक बात बता दूं कि एक ऐसे इकलौते शासक हमें भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं जिनके जन्म के बारे में ना तो किसी को पता है कि उनका जन्म असली, मतलब वैसे तो विद्वान अपने अपने मत और अपने अपने तर्क देते ही हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इनके जन्म के बारे में बहुत ज्यादा संदिग्ध है। यानी इनकी कौन सा, मतलब इनका कौन सा जाति था, कौन सा धर्म था, किस धर्म में पैदा हुए, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इस बारे में हमको बहुत कम जानकारी देखने को मिलती है। जो अल्प जानकारी है वो हम सभी को मिलती है। हम देखेंगे कि वो चाणक्य हैं, उन्होंने इनको एक दास, यानी कि समझ लीजिए कि ये एक दास के रूप में कार्य कर रहे थे, वहां से इनको प्राप्त किया था, यानी इनको खरीदा था। कौड़ी 20 कौड़ी को दे करके इनको वहां से खरीदा था। उसके बाद लेकर आए, इन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी। ज्ञानी तो थे ही। आपको पता है कि जो तक्षशिला है और जो नालंदा है वो प्राचीन काल में सबसे प्राचीन काल में हम देखेंगे कि उससे ऊंची कोई हमें विश्वविद्यालय देखने को नहीं मिलती, जिसमें आज जो हम देखते हैं, जो व्यवस्था हमें आज देखने को मिलती है वो व्यवस्था हमें उस प्राचीन काल में भी देखने को मिलती थी। कि सबसे पहले जब कोई भी छात्र वहां पे आता था एडमिशन के लिए, तो उसका जो टेस्ट था वो पहले टेस्ट लिया जाता था। अगर वो टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाता था उसके बाद उसे इन संस्थानों में एडमिशन मिलता था या मिल जाता था। अगर मिल जाता था तो उसे किसी भी प्रकार का पैसा देना नहीं पड़ता था। वो अपन 12 वर्ष तक वो निःशुल्क रूप से पढ़ाई अपनी कर सकता था। उसे प्रकार जो यहाँ पे ज्ञान थे वो उनको दिए जाते थे। यानी तमाम प्रकार के जो ज्ञान हुआ करते थे, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे योग शास्त्र हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे शल्य चिकित्सक हो, युद्ध कला हो, ज्ञान हो, चाहे जितने भी कला प्राचीन काल में जो प्रचलित थे, वो सारी की सारी जो शिक्षा थी वो उसे निःशुल्क रूप में दी जाती थी। और उसके रहने और खाने की जो व्यवस्था थी वो खुद करता था। यानी जो रहने की व्यवस्था थी वो उसके लिए छात्रावास वहाँ पे बना हुआ रहता था। उसके बाद वो जाता था भिक्षा उक्षा मांग के, अपनी भिक्षा मांगता था। ऐसा नहीं था कि वो उसका जो पूरा जीवन था वो भिक्षा के ऊपर ही निर्भर था, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि हेंग सांग भी आते हैं और हेंग सांग जो आते हैं वो भी 12 वर्षों तक, 14 वर्षों तक यहाँ पे रुकते हैं। तो कितने प्राचीन जो यात्री हैं वो भारत इसी खोज के लिए आए थे कि वहाँ पे देखें जाने वहाँ की कलाएं और संस्कृति किस प्रकार से है, उनको जो ज्ञान मिले वो किस प्रकार से है, सारी कुछ वो वहाँ पे प्राप्त करने के लिए आते थे। जो शिक्षा का माध्यम था वो विश्व भर में हमारे यहाँ पे हमारा जो देश था वो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल में दूर दूर से जो स्टूडेंट हुआ करते थे, जो छात्र हुआ करते थे, वो आते थे। उनका पहले एक
टेस्ट हुआ करता था, जब टेस्ट हो जाता था उस टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन दिया जाता था। तो ये रही एक जो नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके जन्म के बारे में बहुत सारे विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। कोई कहता है कि ये जो मौर्य हैं वो शूद्र थे, कोई कहता है ब्राह्मण थे, कोई कहता है क्षत्रिय थे। तो इन बातों को हम नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं और इनके आगे इनका जो जीवन है, जीवन परिचय, वो उस प्रकार से हम देखते हुए आगे चलेंगे। तो पहला मैं आप सभी को बता दूं कि इनको मैं एक राजवंश के हिसाब से आपको इनके साथ कार्य हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो इनके राजवंश के हिसाब से हम लोग कार्य देखते हैं वो ये है कि जब चाणक्य को वो धनानंद ने अपने महल से धक्के मार के बाहर निकाला था, उसके बाद यह उदास थे, यानी चाणक्य जो थे वो उदास थे। उसके बाद वह जाते हैं, इनको मिलते हैं और इन्हें कार्य करता हुआ देखते हैं। उसके बाद ये जाते हैं इनके स्वामी से, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके स्वामी, सोच लीजिए कि दास के रूप में कार्य कर रहे थे उस समय। तो ये दास के रूप में कार्य कर रहे थे, तो इन्हें जाके वहां से खरीदते हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी वहां से खरीदते हैं। उसके बाद इनके अंदर से जो कुशलता है उसको देखते हैं, उसको नापते हैं। उसके बाद जाके इनको मिलते हैं, समझाते हैं, सब कुछ समझाते हैं। आपको एक प्लिनी की लिखी हुई अगर प्लिनी की लिखी हुई आपको एक पुस्तक है जिसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, आपको बताऊं नेचुरल हिस्टोरिका में आपको देखने को मिलता है। और इंडिका, यानी जो हमें इंडिका में जो हमें इनके रूप है वो भी देखने को मिलता है। उसके बाद एक धनानंद का जो नाम था वो आपको देखने को, धनानंद का मैंने नाम आपको अपने आगे के लेक्चर में नहीं बताया, वो मैं आपको बता दूं। अग्रमीज और नाम माफ कीजिएगा, उनका जो उनका नाम था वो कुछ इस प्रकार, उनका जो नाम था वो मुझे याद नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा, जरूर से जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आप सभी को बताया, इनके बारे में हमने ये सारी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इनकी जो प्रारंभिक जीवन थी वो किस प्रकार से, जो इनकी प्रारंभिक जीवन है उसमें हम देखते हैं कि ये एक दास के रूप में कार्य कर रहे थे। उसके बाद चाणक्य जी इनसे मिलते हैं, इनको इनके मालिक से खरीदते हैं। उसके बाद इनको जो युद्ध कला है, जो कुशल कला है वो इनको देते हैं। उसके बाद इनको ये नहीं बताते। आपको ये एक बात जान के आश्चर्य होगी कि चाणक्य जो थे वो दूरदर्शिता के मामले में बहुत तीव्र गति से सोचते थे। इन्हें कभी ये नहीं बताया कि धनानंद ने इन्हें इनकी चोटी पकड़ के मार के इन्हें बाहर निकाला है। उसके बाद इनका जो आगे का जो सारा कुछ है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आगे जो मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी कि मैं यहाँ तक आपको लाके पहुंचा दिया हूँ। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में हम सारी चीज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो सिकंदर का आक्रमण है, सॉरी माफ कीजिएगा, अब जो हमारा अगला यानी जो कल हम पढ़ेंगे वो मौर्य वंश के बारे में न पढ़ के हम पहले सिकंदर यानी जो इंडो ग्रीक आक्रमण भारत पे हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो सॉरी माफ कीजिएगा, मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ा था, हालांकि हमें अपने सिलेबस के हिसाब से अनुसार बढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो नंद वंश है उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब इसके आगे का जो बातें हैं, जो इनके बारे में जो चीजें हैं वो मैं आप सभी को सिकंदर के आक्रमण यानी इंडो ग्रीक जो आक्रमण हुए हैं उनके बाद ही मैं यहाँ से आपको फिर से यहीं से आपका जो है वो क्लास स्टार्ट होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अब जो हमारी कल की लेक्चर होगी वो इंडो ग्रीक के ऊपर होगी और हम इंडो ग्रीक जो शासक हैं यानी विदेशी आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत में आक्रमण किया है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये रही हमारी क्लास। आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लें, क्योंकि ये जो आप शेयर करते हैं उसी से मुझे थोड़ी सी उत्साह और थोड़ा सा प्यार आप सभी का देखने को मिलता है। बाकी सब आपके हाथों में है, आप समझ लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद।